हेलो ट्वेल्थ क्लास। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ आपका नया चैप्टर कैसे करें कहानी का नाट्य रूपांतरण, जिसमें आप सीखेंगे कहानी और नाटक का संबंध क्या है, कैसे कहानी को नाटक में बदला जाता है, उसको रूपांतरित किया जाता है और उस नाटक को, उस नाट्य रूपांतरण को करने में आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, आसानी से आप लोगों को समझ आ जाएगी। तो अब शुरू करते हैं। देखो बेटा, कहानी और नाटक में संबंध सबसे पहले हमें ये देखना है, दोनों ही लेखन के गद्य रूप हैं। कविता में ना तो काव्य रूप में ना तो कहानी लिखी जाती है, ना नाटक लिखा जाता है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, दोनों ही गद्य रूप में होते हैं। ठीक है, दोनों का केंद्र बिंदु कथा वस्तु यानी आपकी स्टोरी लाइन होती है। ठीक, पात्र जो कैरेक्टर उसमें हैं, जो किरदार हैं उसमें, उनके संवाद जो डायलॉग्स हैं उनके, और पात्रों के बीच द्वंद्व क्या है वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। उसके बाद उद्देश्य, जो कहानी का आपका उद्देश्य है, और चरम उत्कर्ष यानी जो उसका क्लाइमेक्स है, जो लास्ट में आपको बताया जाता है। द्वंद्व क्या होता है? जब कोई व्यक्ति सोच रहा होता है किसी भी बात के बारे में, उसके दिमाग में कुछ परेशानी चल रही होती है, वो डिसाइड नहीं कर पाता कि उसे क्या करना है क्या नहीं। कहानी में हम लोग ये इजीली लिख लेते हैं कि वो व्यक्ति परेशान है, वो सोच रहा है कि मैं ये चीज़ खरीदूं या ये चीज़ खरीदूं, लेकिन उसको अपने हाव भाव से प्रदर्शित करना होता है नाटक में। तो दोनों ही चीज़ें, कहानी और नाटक दोनों में दर्शाई जाती है। अब देखेंगे इनमें अंतर क्या है। देखिए बेटा, फर्स्ट मैंने लिखा हुआ है कहानी का संबंध केवल लेखक और पाठक से होता है। कहानी लिख दी लेखक ने और पाठक ने उसको पढ़ लिया, पाठक जो उसको पढ़ने वाला है। लेकिन जो नाटक होता है उसका संबंध किससे होता है? लेखक से तो होता ही है। नाटक को लिखने वाला लेखक, निर्देशक जो उसका डायरेक्टर होता है नाटक का, पात्र जो कैरेक्टर होते हैं, ठीक है, दर्शक, ठीक, उसके बाद श्रोता आदि से नाटक का संबंध होता है। समझ में आया? फिर उसके बाद देखिए, कहानी कही या पढ़ी जाती है, परंतु नाटक मंच पर, स्टेज पर, ठीक है, प्रेजेंट किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, उसकी प्रेजेंटेशन होती है। ओके, आगे देखिए बेटा, कहानी में मंच सज्जा यानी स्टेज डेकोरेशन, संगीत और प्रकाश व्यवस्था, लाइट की कोई व्यवस्था नहीं करनी पड़ती, उसमें तो सीधा लिख दिया जाता है। जैसे हमें जंगल का सीन जो है वो क्रिएट करना है, तो कहानी में तो क्या करेंगे, घना जंगल था, वहाँ पर अंधेरा था, इस तरह की बातें हमने लिख दी, काम खत्म हो गया। लेकिन नाटक में ये सब चीज़ें दिखानी पड़ती है। तो कहानी में मनसज्जा, संगीत और प्रकाश व्यवस्था की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन नाटक में ये सब चीज़ें दिखानी पड़ती हैं, इनकी व्यवस्था करनी पड़ती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, कहानी का नाट्य रूपांतरण कैसे करें। देखिए, पहला पॉइंट है कथा वस्तु, यानी जो आपकी स्टोरी लाइन है उसको सामने रखकर, उसको मन में विचार करके एक एक घटना का दृश्य तैयार किया जाता है। एक एक घटना के दृश्य, कौन सा दृश्य किस घटना पर आधारित होगा, उसमें स्थान को और समय को ध्यान में रखना चाहिए। अगर ज़्यादा समय का नाटक हमने लिख दिया है, ज़्यादा बड़ा नाटक हमने लिख दिया है या प्ले कर रहे हैं, तो जो दर्शक हैं वो बोर होने लगते हैं। ठीक है, स्थान यानी वो किस तरह के स्थान की कहानी है, जंगल की कहानी है या फिर किसी राजमहल की कहानी है, तो उनका ध्यान रखते हुए हमें दृश्य तैयार करने पड़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, नए लिखे संवाद, जो डायलॉग्स हम लोगों ने नाटक के लिए लिखे हैं, जो लेखक ने नाटक के लिए लिखे हैं, वो कहानी के मूल संवादों से मेल खाते हुए होने चाहिए, उसी भाषा में होने चाहिए। मान लीजिए आपकी कहानी जो है वो ऋषि मुनियों वाली कहानी है, तो उसमें संस्कृत के शब्द कहानी में प्रयोग किए गए हैं, तो वही आपके नाटक में भी होने चाहिए। आप उसमें इंग्लिश भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते, हिंदी का प्रयोग नहीं कर सकते। तो उन शब्दों का, उन संवादों का मेल होना चाहिए कहानी के संवादों से। पात्रों की भाव भंगिमाओं
तथा व्यवहार का उचित ध्यान रखा जाए। जो पात्र होते हैं, जो उसमें किरदार निभा रहे हैं, तो उनके जो एक्सप्रेशन हैं बेटा वो उसी तरह होने चाहिए जिसका वो किरदार निभा रहे होते हैं। ध्वनि, प्रकाश व मंच सज्जा ये पूरी तरीके से सही होनी चाहिए, इनकी व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। ध्वनि यानी बैकग्राउंड म्यूज़िक, जो साउंड सिस्टम है वहाँ पर लाइटिंग कैसी होनी चाहिए, और जो स्टेज डेकोरेशन है वो थीम के अकॉर्डिंग, कथा वस्तु के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ओके, तो तभी अच्छा नाटक बनकर तैयार होगा। लास्ट पॉइंट है बेटा नाट्य रूपांतरण में चुनौतियाँ। इसमें 2 मेन पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, आप चाहें तो इनको याद करिए। बिल्कुल ऐसे ही लिखकर इसलिए समझाती हूँ ताकि आपको एक तरह से नोट्स भी प्राप्त हो जाएं, इसको नोट्स मिल जाएं आपको। देखिए फर्स्ट पॉइंट है प्रमुख समस्या क्या है, पात्रों के मनोभावों के प्रस्तुतिकरण में आती है। जो पात्र हैं उसे अपने चेहरे पर उदासी दिखानी है, उसे अपने चेहरे पर बिना बोले ही हाव भाव से खुशी दिखानी है, आश्चर्य दिखाना है, तो उसके प्रस्तुतिकरण में सबसे बड़ी समस्या आ जाती है। नेक्स्ट है पात्रों के द्वंद्व को अभिनय के अनुरूप बनाने में समस्या। पात्रों का द्वंद्व यानी देखिए एक ईदगाह जो कहानी है प्रेमचंद जी की लिखी हुई, उसमें जब हामिद जाता है अपने मित्रों के साथ में, ठीक है, और वो नए नए खिलौने खरीदने का उसका मन होता है, और वो मिठाइयाँ देखकर उसके मुंह में पानी आ रहा है वहाँ पर, तो वो हाव भाव द्वारा उसके चेहरे पर दिखनी चाहिए। और द्वंद्व कहाँ उत्पन्न होता है, वो परेशान है, वो सोच रहा है, उसका मानसिक द्वंद्व चल रहा है कि वो क्या चीज़ खरीदे, क्योंकि उसके पास पैसे कम थे, और वो इस बात को सोचता है फिर कि उसकी दादी को चिमटे की आवश्यकता है। वो अपने द्वंद्व पर कहाँ काबू पाता है, कहाँ कामयाबी पाता है, ठीक है। तो मानसिक द्वंद्व जो है उसके चेहरे पर वो परेशानी दिखनी चाहिए, ये नाटक में सबसे बड़ी समस्या आती है। लास्ट देखिए बेटा एक छोटा सा क्वेश्चन है, वायरस ओवर क्या है सॉरी। एक ऐसी आवाज़ जिसे पात्र मंच पर नहीं बोलता परंतु फिर भी वह दर्शकों को सुनाई देती है। अब मान लीजिए हामिद है, हामिद जो है ईदगाह नाटक में मेले में जाता है और वो परेशान है कि वो क्या चीज़ खरीदे, तो उसको क्या शब्द याद आते हैं, अपनी दादी के शब्द याद आते हैं। जब उसका हाथ जलता है, उसके पास चिमटा नहीं होता तवे से रोटी उतारते समय, तो वो शब्द वो दृश्य उसको याद आने लगते हैं। तो वो दृश्य बीच में नाटक के तो हम नहीं, मेले का दृश्य चल रहा है उसके बीच में तो वो दादी का दृश्य नहीं फिल्माया जा सकता, तो एक आवाज़ बैकग्राउंड से उसको सुनाई देती है, यानी उसकी दादी की आवाज़ उसे सुनाई देती है। तो हम जो सामने बैठे दर्शक हैं वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बच्चे को अब क्या समझ में आ रहा है, ये क्या सोच रहा है, इसको क्या परेशानी दिमाग में चल रही है, और ये इस बात को सुनने के बाद चिमटा अब खरीदने वाला है, ठीक है। तो ये एक ऐसी आवाज़ होती है जिसको कोई भी पात्र मंच पर नहीं बोलता, फिर भी वह दर्शकों को सुनाई देती है, यानी मंच के पीछे से जो आवाज़ आती है वो होती है वायरस ओवर। ओके, आई होप आपको ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, तो एग्ज़ाम अच्छा ही जाएगा हिंदी का आप लोगों का। ऑल द बेस्ट।